हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की ये क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो भाई 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब देखिए, आज की ये क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद आपको विज्ञान यानी साइंस का पूरा आपको पेपर पता चलने वाला है। यानी हर वो क्वेश्चन का आपको जानकारी होने वाला है। जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसकी पूरी नॉलेज आपकी इस क्लास के अंदर आपको होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस इस मॉडल पेपर में शामिल हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी कभी आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर आएगा तो स्टार्टिंग में अनुक्रमांक दे रखा होता है जिसको आपको अपना नंबर डालना होता है, रोल नंबर। और इसके बाद दूसरा होता है नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होता है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं और यहाँ पर एक कोड दे रखा होता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आपको ये पूरा पेपर जो होता है एग्ज़ाम में समाप्त करके आना है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ तो भैया यहाँ पर साफ दे रखा होता है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो आपको दिए जाते हैं, स्टार्टिंग के जो 15 मिनट आपको मिलते हैं, इन 15 मिनट में आपको अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ना होता है। यानी कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पेपर में आए हुए हैं, स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, इसके बाद यानी तुरंत आपको 3 घंटे बाद जो समय मिलेगा उसमें आपको अपना क्वेश्चन पेपर करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको इस मॉडल पेपर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, सबसे पहले जो आपका सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन ए यानी खंड आ। अब देखिए, खंड आ की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं अब खंड आ की बात करता हूं तो यहां पर आपके सारे के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी जितने भी आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे बहुविकल्पी होंगे। और आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो आपके क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री से। ठीक है, सबसे पहले पेपर में केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगी बायोलॉजी। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगी फिजिक्स। ठीक है, तो ये जो प्रक्रम होता है ये चलता रहता है कि सबसे पहले केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, फिर आपको बायोलॉजी देखने को मिलेगी और फिर आपको फिजिक्स देखने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उपखंड का को, और जिसमें आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है भाई, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि H2SO4 के विलयन का पीएच मान होगा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि H2SO4 के विलयन का पीएच मान होगा। तो देखो, एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपसे क्वेश्चन में पूछ दे पीएच मान क्या होगा, तो सबसे पहले केवल एक चीज आपको दिमाग में लानी है कि यदि हमारा अम्ल होगा, ठीक है, यदि हमारा अम्ल होगा तो उसका पीएच वैल्यू जो होगा वो कैसा होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। और यदि हमारा क्षार होगा, यदि हमारा क्षार होगा तो उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर हमारा जो चीज दे रखी थी वो हमारा H2SO4, और H2SO4 हमारा एक अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूं तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7 से कम। तो यानी H2SO4 जो कि हमारा एक अम्ल होता है, इसका पीएच मान हमारा 7 से कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं भाई, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ प्रारंभ है, यानी अभी आपकी स्टार्टिंग चल रही है। जैसे जैसे आपका अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, तो और भी आपको क्लासेस देखने को मिलेंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ है। यानी अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करता हूं तो हमारा जो पानी होता है, पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग किस पदार्थ का उपयोग में लाते हैं। यानी ऐसा कौन सा पदार्थ होता है
जो कि पानी को शुद्ध कर देता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बड़ी से बड़ी पानी की टंकी होती हैं, या फिर आपने स्विमिंग पूल को देखा होगा, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो पानी होता है ये गंदा हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ आ जाती हैं। लेकिन इस पानी को दोबारा फिल्टर किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो कौन सी हमारी पदार्थ होता है, वो कौन सा हमारा पदार्थ होता है जिससे कि हम जल को जीवाणु रहित करते हैं? तो अगर मैं इसके सही ऑप्शन की बात करता हूं तो यहां पर केवल आपको एक ऑप्शन याद करना है, वो भी ब्लीचिंग पाउडर। यानी हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है जिसका फार्मूला होता है CaOCl2, जिसका फार्मूला क्या होता है भाई? CaOCl2। यानी ब्लीचिंग पाउडर की अगर मैं बात करता हूं तो CaOCl2 जो हमारा होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं? जल को हम लोग जीवाणु रहित करते हैं। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद यदि मैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे यहां पर कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। यानी जो हमारा लेड नाइट्रेट होता है इसके रासायनिक फार्मूले की यदि मैं बात करता हूं तो इसका रासायनिक फार्मूला होता है PbNO3। ठीक है, PbNO3 और इसका होल ट्वाइस, यानी PbNO3 का होल ट्वाइस जो होता है ये हमारा लेड नाइट्रेट का रासायनिक फार्मूला होता है। ठीक है, और जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूं, लेड को हम लोग कहते हैं Pb और NO3 से हमारा बन जाता है मतलब NO3 से हमारा बन जाता है नाइट्रेट। यानी लेड नाइट्रेट जो हमारा होता है इसका जो हमारा रासायनिक फार्मूला होता है वो PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यानी प्रश्न नंबर 4 हमारा यहां पर कह रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है। अब देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो हमारा एल्केन होता है, ठीक है, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया और आप लोगों का एल्काइन हो गया। ठीक है, तो मेनली ये आपकी 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज हमारी होती है एल्केन, दूसरी हमारी होती है एल्केन और तीसरी हमारी चीज होती है एल्काइन। तो बेसिकली अगर सूत्र पूछा जाएगा ना तो इन्हीं तीनों से आएगा कि बताइएगा एल्केन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, बताइएगा एल्कीन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, और कह देगा बताइए एल्काइन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो यदि मैं इस क्वेश्चन के सही ऑप्शन की बात करता हूं तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CnH2n+2। ये जो हमारा होता है ये हमारा एल्काइन का रासायनिक सूत्र होता है। यानी CnH2n+2 जो होता है ये हमारा एल्काइन का रासायनिक फार्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। अगर आपका एल्केन का पूछा जाएगा, एल्कीन का आएगा, एल्काइन का आएगा, तो मेनली ये 3 क्वेश्चन, ठीक है, इन 3 के रासायनिक फार्मूले पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, यानी हमारे अगले क्वेश्चन की। और जिनको भी क्वेश्चन के आंसर पहले से पता होते हैं तो वो लोग आंसर में कमेंट बॉक्स के जरिए अपना आंसर हमसे पहले देने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बना करके भी तैयार कर सकते हो या तो आप क्वेश्चन को सीधा रट सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं कि मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ठीक है, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है कि जो रासायनिक सूत्र हैं इनको बनाना सीख लेना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि प्रोपेन का जो रासायनिक फार्मूला होता है, सॉरी एल्केन का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है भैया आप लोगों का, यहां पर अगर मैं बताऊं तो C2H2n, ये आपका होता है एल्केन का रासायनिक फार्मूला। और इस फार्मूले के अंतर्गत यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा C3H6। ठीक है, C3H6। तो यहां पर थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो उसको आपको सुधार लेना है। तो इसके अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है यहां पर कि निम्नलिखित में कौन सी धातु एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो आपको यहां पर देखिए 4 धातुएं दे रखी हैं। ठीक है, और पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन अभी कराया था उसमें आपका प्रोपेन का रासायनिक फार्मूला पूछा गया था, तो मैंने आपको ये वाला ऑप्शन लगाया था। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो एल्केन होता है, जो हमारा एल्केन होता है,
जहां से हमारा प्रोपेन आया हुआ है, यानी कि एल्केन से ही हमारा प्रोपेन बना हुआ है, तो एल्केन का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। तो यहां पर कुछ नहीं होता, बस कार्बन की संख्या को दोगुना कर देना होता है, इसमें आपको +1 नहीं ऐड करना है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो सिंपल से कार्बन की संख्या कितनी थी प्रोपेन में? 3 थी, हमने इसको डबल कर दिया तो यहां पर कितनी हो गई? C3H6। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है प्रोपेन का। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आगे, बात करता हूं क्वेश्चन नंबर, यदि मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था, ऐसी कौन सी धातु होती है जो कि अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो देखिए आपने पढ़ा होगा, जब आपने कह सकते हो कि सक्रियता श्रेणी जब आपने पढ़ी होगी, तो सक्रियता श्रेणी में आपको देखने को मिला होगा कि जो हमारी कह सकते हो कि जो कॉपर धातु होती है, जो हमारी कॉपर धातु होती है, ये हमारी हाइड्रोजन से नीचे आती है। हाइड्रोजन से कैसी आती है? नीचे आती है। तो इस वजह से कॉपर हमारी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है, तो ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल गलत होगा। और उसी तरीके से पीटी भी हमारी जो होती है पोटेशियम धातु, ये हमारी हाइड्रोजन से नीचे आती है, किसमें? सक्रियता श्रेणी में। तो इस वजह से हाइड्रोजन को हमारी पोटेशियम भी पीटी जो धातु होती है ये भी हमारी विस्थापित नहीं कर पाती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं जो हमारी मैग्नीशियम और जिंक धातुएं होती हैं, यानी ये दोनों ही धातुएं जो हमारी होती हैं, ये हाइड्रोजन को आसानी से विस्थापित कर पाती हैं, क्योंकि ये भैया कॉपर से हाइड्रोजन से ये ऊपर आती हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से मैग्नीशियम और जो जिंक धातुएं होती हैं ये ऊपर आती हैं। इसी वजह से क्या होता है कि ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाती हैं, और यहीं पर हमारा यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि एनटीपी पर, ठीक है, कह रहा है कि एनटीपी पर अधातु, ऐसी कौन सी अधातु होती है जो कि एनटीपी पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो बताना इसका सही ऑप्शन। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ब्रोमीन। यानी जो हमारी ब्रोमीन होती है ये हमारी एनटीपी पर अधातु होती है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। और सभी लोगों को पता होता है कि भैया ब्रोमीन जो हमारा होता है Br, ये हमारी कैसी धातु होती है? तो ये हमारी एक अधातु होती है। कैसी होती? अधातु होती है जो कि एनटीपी पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में? लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मॉडल पेपर के ये 7 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए, ये 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिले केमिस्ट्री के। तो होपफुली ये 7 क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किए केमिस्ट्री के 7 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार करोगे। और जो भी मैं मॉडल पेपर आपके लिए लाता हूं उस पूरे मॉडल पेपर को आपको देखना है। आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कि भैया कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले उपखंड की। तो अगला हम लोगों का उपखंड है खा, उपखंड खा। अब देखिए उपखंड खा की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप लोगों की पूछी गई है बायोलॉजी। यहां पर आप लोगों की बायोलॉजी पूछी गई और बायोलॉजी के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें अब आपको यहां पता चलने वाली हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और पेपर के क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वृक्ष नहीं होगा, यहां पर वृक्क कर लो, वृक्क कर लो। ठीक है, तो मनुष्य में एक भाग होता है जिसको हम वृक्क बोलते हैं। ठीक है, तो मनुष्यों में जो हमारा वृक्क एक भाग होता है, आपको यह बताना है कि जो हमारा वृक्क होता है तो ये किस तंत्र से संबंधित हमारा भाग होता है। तो आपको यही क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, किससे संबंधित होता है? पोषण से संबंधित होता है कि श्वसन से संबंधित होता है कि उत्सर्जन से संबंधित होता है कि परिवहन से संबंधित होता है। ठीक है, तो मनुष्य में जो हमारा एक वृक्क भाग होता है, अगर मैं बात करता हूं कि किससे संबंधित हमारा भाग है, तो यह हमारा संबंधित होता है उत्सर्जन से। ठीक है, यानी उत्सर्जन से संबंधित हमारा वृक्क जो होता है ये भाग है। ठीक है, जब आपने वृक्क तंत्र पढ़ रहे होगे, जब आप लोग उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे होगे, उत्सर्जन तंत्र, तो वहां पर आप लोगों ने वृक्क के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा था, नहीं देखा था, नहीं समझा था, तो नोट कर लेना। बोर्ड एग्जाम में 2026 में ये क्वेश्चन आपको पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमसे यहां पर कह रहा है कि श्वान कोशिकाएं किससे संबंधित होती हैं?
अब देखिए यहाँ पर श्वान तो कुछ भी नहीं होता है, श्वसन कोशिकाएं या फिर श्वान कोशिकाएं में भी श्वान कोशिकाएं होती होंगी। तो श्वान कोशिकाएं जो होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं? तो देखो यहाँ पर तंत्रिका ऊतक दे रखा है, कंकाल पेशी दे रखा है, हृदय पेशी दे रखा है और संयोजी ऊतक दे रखा है। तो अगर मैं बात करता हूँ श्वान कोशिकाएं, मेरे हिसाब से श्वसन कोशिकाएं होती हैं। श्वसन कोशिकाएं होती है कि श्वान कोशिकाएं होती है? आप कमेंट करके जरूर बताना कि श्वान कोशिकाएं होती हैं कि श्वसन कोशिकाएं होती हैं। तो आपको बताना है कि ये कोशिकाएं जो होती हैं किससे संबंधित होती हैं। तो अगर मैं बात करता हूं इसके सही आंसर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हमारा तंत्रिका ऊतक बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई लग रहा है कि इसमें से हमारा तंत्रिका ऊतक ऑप्शन सही नहीं है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सही क्या रहने वाला है। सभी लोग एक साथ कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों का कि मानव मस्तिष्क में कितनी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो जो हम लोगों का मानव मस्तिष्क होता है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, मानव मस्तिष्क की अगर मैं बात करता हूं, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि मानव मस्तिष्क में टोटल 12 जोड़ी, कितनी 12 जोड़ी जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं वो हमारी निकलती हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोगों का ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करता हूं तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। आगे ऑप्शन देखते हैं और बात करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो देखिए यहां पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 12 जोड़ी दे रखा था। अब चलिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नर जनन तंत्र, ठीक है सॉरी, नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि है। यानी कि आपको यह बताना है इन 4 ऑप्शन में से हमारी नर जनन अंग से संबंधित कौन सी ग्रंथि है। ठीक है, तो देखो इसका सही ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक लिंगी नर पुष्प, एक लिंगी जो नर पुष्प होते हैं उसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो देखो यहां पर आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बाह्यदल दे रखा है, दल दे रखा है, पुनकेशर दे रखा है और आपका वार्तिकाग्र दे रखा है। आपको यह बताना है कि जो एक लिंगी हमारे नर पुष्प होते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भैया जो वार्तिकाग्र होते हैं ये हमारे मादा पुष्प में पाए जाते हैं। वार्तिकाग्र जो होते हैं ये हमारे मादा पुष्प में पाए जाते हैं और जो नर पुष्प में ये पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सभी लोग पढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो आपने जब पुष्प के बारे में पढ़ रखा होगा। अब देखिए पुष्प में जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम आते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि पराग कोश कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, पराग कोश का वार्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है। ठीक है, या फिर पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो ये 3 जो क्वेश्चन होते हैं पुष्प से संबंधित बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा आते हैं। कि सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि जो पराग कोश पर, ठीक है, पराग कण का पराग कोश पर पहुंचना क्या कहलाता है। ठीक है, या फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो भैया आपको याद कर लेना, सिंपल है एकदम, कि पुष्प के हमारे 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के हमारे 4 भाग होते हैं। तो इस चीज को आपको याद कर लेना है। ठीक है, और यहां तक कि अगर आपने क्लास को देखा है तो होपफुली आपको बायोलॉजी के कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं वो पूरी जानकारी अब आपको हो गई होगी। और इससे पहले मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तो उसकी भी जानकारी आपको हो चुकी होगी। और अब मैं बात करने वाला हूं यहां पर उपखंड गा की। अगर मैं बात करता हूं उपखंड गा की, तो यहां पर देखिए आपको देखने को मिलते हैं जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे। ठीक है, अब जितने भी आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे और बताएंगे भैया आपको कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमारे न्यूमेरिकल से जो संबंधित क्वेश्चन नहीं होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। तो मतलब सब कुछ आपको बताएंगे एकदम डिटेल से। चलिए भैया, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर फिजिक्स का पहला क्वेश्चन और हमारे पेपर का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक
अधिकतम होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं अपवर्तनांक की, कि अगर मैं बात करता हूं अपवर्तनांक की, तो देखिए यहां पर मैं दो तरीके से समझ सकता हूं कि अगर बात कर दे सबसे अधिक, अगर बात कर दे सबसे अधिक, ठीक है, तो अगर हम बात कर दे कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो आप लोगों को बताना है बैंगनी रंग का। किसका होता है? बैंगनी रंग का। ठीक है, और अगर कह दे कांच का अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग के लिए होता है, ठीक है, सबसे कम, तो आप लोगों को बताना है लाल रंग। आप लोगों को बताना है लाल रंग। ठीक है, तो यहां पर हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिकतम होता है किसमें, किस रंग के लिए होता है, तो भैया बैंगनी रंग के लिए होता है। और अगर क्वेश्चन कहते सबसे कम किसके लिए होता है, तो लाल रंग के लिए। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं अधिकतम पूछा गया है, तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैंगनी रंग के लिए। ठीक है, सभी लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 हम लोगों से कह रहा है यहां पर कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अब देखो यहां पर पहला ऑप्शन दे रखा है जल, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मिट्टी। तो एक चीज मैं आपको बताता हूं, लेंस का मतलब क्या होता है। लेंस का मतलब यह होता है कि अगर मैं किसी चीज में देखता हूं तो वो चीज हमें एक पार से दूसरी पार दिखाई देनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर मान लो नदी है। अब नदी में पानी होता है, पर पानी में जैसे ही हम अपनी नज़रें डालते हैं तो पानी के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं हमको दिखाई देने लगती हैं। तो यानी कि यहाँ पर हमको चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, यानी कि यहाँ अपवर्तन के फलस्वरूप हमें चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। आपने कभी भी साफ पानी में चीज़ों को देखा होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि जो जल होता है इसमें हम आसानी से देख सकते हैं, यानी यह लेंस के रूप में कार्य होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मिट्टी की, तो मिट्टी हमारी एक ऐसी चीज होती है जिससे हम एक पार से दूसरी पार नहीं देख सकते हैं। इसी वजह से क्या होता है, आपने कभी कभी देखा होगा कि जो कांच होती है उसमें हम एक तरफ अगर किसी चीज से पेंट कर देते हैं तो दूसरी तरफ की चीजें हमको दिखाई नहीं देने लगती हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा, यानी मिट्टी जो होता है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 16 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। तो आपको यह बताना है कि भैया 1 किलोवाट घंटा में कितने में, 1 किलोवाट घंटा में जो हमारे जूल की संख्या होती है वो हमारी कितनी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकेंड में भी इतनी होती जूल की संख्या। तो आंसर नंबर अगर मैं बात करता हूं सही की, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी 3.6 इंटू 10 की घात 6, ये हमारा 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है 3.6 इंटू 10 की घात 6। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो प्रश्न नंबर हमारा 17 क्या कह रहा है, देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किससे बना होता है। तो एक विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है भैया वो आप लोगों का बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, यानी प्रश्न नंबर 18 की। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो आप लोगों का जो एक गतिमान आवेशित कण होता है, ठीक है, एक गतिमान आवेशित जो कण होता है वो क्या उत्पन्न करता है, तो आपको ये बताना है। तो यहां पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, और अगर आपको सही ऑप्शन टिक लगाना तो केवल एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा गतिमान आवेशित कण होता है ये हमारा विद्युत क्षेत्र और हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी अगर मैं किसी तार को लेता हूं, यदि मैं किसी भी वायर को लेता हूं, तार को लेता हूं, और उसमें अगर मैं धारा को प्रोवाइड कराता हूं, यानी यदि मैं किसी तार में करंट को फ्लो कराता हूं, तो अगर आपको देखने को मिलेगा उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि एक गतिमान आवेशित जो कण होता है वो क्या उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है,
तो यहां से अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है, तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। ठीक है, यानी ऐसा पदार्थ, यानी एक ऐसा तार या फिर कोई ऐसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, सबसे उच्च होता है, उसको हम लोग पता क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग भैया बोलते हैं विद्युत रोधी। ठीक है, तो केवल एक ऑप्शन आपको याद रखना है कि अत्यधिक उच्च पदार्थ वाला जो प्रतिरोध होता है वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा विद्युत रोधी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 20 की। तो 20 नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होता है। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर अगर मैं सही से ऑप्शन बताने का प्रयास करूं तो अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति की, तो विद्युत शक्ति को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। विद्युत शक्ति को किसे डिनोट करते हैं, तो विद्युत शक्ति को पी से डिनोट करते हैं, यानी पी जो हमारा होता है ये हमारा विद्युत शक्ति होता है। ठीक है, अब जो हमारा ये विद्युत शक्ति होता है इसका फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई। अब देखो यहाँ से अलग अलग तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन में अगर बताऊं तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। तो अगर आप अपनी नज़रों को यहाँ पर डालेंगे ना डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इन 4 ऑप्शन में से मैंने एक ऑप्शन आपको बताया था P बराबर वी आई। P बराबर वी आई, तो ये हमारा फार्मूला होता है एकदम, मतलब कि P बराबर वी आई, ये पहला फार्मूला होता है विद्युत शक्ति का। अब यहाँ पर अगर आप I की वैल्यू रख दोगे तो आपको फार्मूला मिलेगा, अगर आप V की वैल्यू रख दोगे तो आपको फार्मूला मिलेगा। तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V बाई आर। I बराबर क्या होता है, V बाई आर। तो यहाँ पर V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर बाई आर, एक तो फार्मूला आपका ये मिल गया। ठीक है, अगर आप V की वैल्यू रख दोगे, V बराबर क्या होता है आई आर, अगर आप रखोगे V बराबर आई आर तो फार्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर, और आई स्क्वायर आर आपको कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो P बराबर आई स्क्वायर आर यह हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो फार्मूला होता है विद्युत शक्ति का वो होता है P बराबर वी आई। ठीक है, पहला फार्मूला क्या होता है, P बराबर वी आई। इसमें हम V का फार्मूला रख देंगे। V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है भैया आप लोगों का आई आर, और अगर हम I का फार्मूला रख देंगे V बराबर आई आर, I का फार्मूला रख देंगे V बाई आर, तो हम लोगों को कुछ अलग चीज़ मिल जाएगी। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर V बराबर रखा आई आर, तो हमको मिला यहाँ पर आई स्क्वायर आर, जो कि हमारा बी नंबर इस वाले ऑप्शन में दे रखा था, और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से देखिए हमने टोटल 20 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के डिस्कस किए। अब चलिए मैं आपको डिस्कस कराऊंगा भैया ऐसे क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर के आते हैं, यानी टोटल 50 नंबर के। और अगर आपने इन क्वेश्चंस को समझ लिया तो मैं होपफुली मैं आपसे गारंटी ले सकता हूं कि आप लोग इजीली 70 में 65 प्लस स्कोर कर सकते हो, क्योंकि यहां पर अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूं जिस चीज़ को आपको केवल समझना ही नहीं है बल्कि नोट ही नहीं करना है, आपको एकदम दिमाग में चढ़ा लेना है कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे साइंस में। ठीक है भाई, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा मैं उपखंड का को, यानी सबसे पहले मैं बात करूंगा उपखंड का की। और उपखंड का में देखिए आपकी वही चीज सबसे पहले केमिस्ट्री आपकी पूछी जाती है। सबसे पहले आपकी क्या पूछी जाती है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए होता क्या है, केमिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्टिंग में एक आपको इस तरीके का क्वेश्चन एकदम दिमाग में चढ़ा लो आप लोग कि भैया इस तरीके का एक क्वेश्चन हमको 100% देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपसे सिंपल से पूछा जाता है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। क्वेश्चन में क्या आता है, क्वेश्चन में आता है भैया कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिएगा। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ठीक है, इनको आपको क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है, यानी ये डिसबैलेंस्ड दे रखे हैं, इनको आपको बैलेंस करना पड़ता है। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक एक नंबर दिया जाता है।
ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहाँ पर ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन से कराई गई है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, H2O बन रहा है और आपकी ऊर्जा निकल रही है। अगर मैं थोड़ा सा और समझता हूं कि क्वेश्चन को कैसे संतुलित करना है तो देखिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 दे रखी थी, पर यहाँ पर तो कार्बन की संख्या केवल 1 दे रखी है, केवल 1 दे रखी है। यानी भैया यहाँ पर भी हमको कार्बन की संख्या 6 बनानी पड़ेगी और इस तरीके से हमको क्या करना है, सारे के सारे जितने भी समीकरण दे रखे हैं सभी को हमको संतुलित करना पड़ेगा। और संतुलित करना अगर आप एक बार सीख लेते हो ना माय डियर स्टूडेंट, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 4 नंबर में यह क्वेश्चन हर साल आता है। और होपफुली अगर इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हो कि क्वेश्चन में दिए गए समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है, तो आपके 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लोगे। तो इन 4 दिए गए क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करना और संतुलित कैसे किए जाती किसी भी समीकरण को, इस टॉपिक को आप यूट्यूब से बहुत अच्छे से तैयार कर लेना भाई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इसमें हमारे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसकी जल से आपको अभिक्रिया लिखनी है, जिसके लिए भैया आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लोगे और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूंगा यहाँ से, जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके भैया 2-2 नंबर वाले हो या फिर 4 नंबर वाले हो या फिर 6 नंबर वाले हो, सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि अम्ल तथा क्षार एक दूसरे से किस प्रकार क्रिया करते हैं, यानी ये दोनों आपस में कैसे क्रिया करते हैं और क्रिया के फलस्वरूप ये क्या बनाते हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। उदाहरण सहित इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, 2 नंबर आपका एकदम फिक्स हो जाएगा और ये वाला भी क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में शामिल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, भाई कर देना। और बहुत जल्द हम लोग अपने चैनल पर 1 लाख की फैमिली कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है भैया, लाइक करना और शेयर बहुत अच्छे से करना है क्लास को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं, तीसरे नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए तीसरे नंबर में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा क्या गया है, अब देखिए 4 नंबर में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी, जैसे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखिएगा, इसका सूत्र लिखिएगा, तो 2 नंबर तो यहां से मिल जाएगा। इसको बनाने की विधि लिखिएगा, 1 नंबर यहां से मिल जाएगा। और इसका रासायनिक समीकरण लिखिएगा, 1 नंबर यहां से मिल जाएगा। तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन देखो कैसा आता है, आपको देखना है और समझना है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 6 नंबर वाला आएगा। ठीक है, कौन कितने नंबर वाला, 6 नंबर वाला। तो देखो यहाँ पर 6 नंबर में हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन क्या है, आपको बताना है साबुन क्या है, यानी साबुन के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा परिभाषा टाइप से कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, और देखो 6 नंबर में कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आता है वो चीज समझना आप लोग। बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, जैसे साबुन क्या होता है, साबुन की साबुनीकरण की आपको अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी, तो लगभग 2 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा, 1 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। और जब आप इसकी संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे तो बहुत सारी चीजें वहां पर आपको इसका फिगर यानी चित्र भी बनाना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो 6 नंबर का ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, इसको आप छोड़ करके बिल्कुल मत जाना, आपको होपफुली 2026 में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे आप लोग अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है, एथिल अल्कोहल का रासायनिक नाम लिखिएगा और इसका सूत्र लिखिएगा। अब होता क्या है कि 2 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर में, हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको केवल 1 क्वेश्चन करना होता है और जिसके लिए आपको 6 नंबर दिया जाता है। लेकिन मैं आपसे यह कहूंगा कि पहला नंबर क्वेश्चन डाल के और दूसरा नंबर क्वेश्चन डाल के ये दोनों ही क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं कि एथिल अल्कोहल का रासायनिक नाम क्या होता है, सूत्र क्या होता है और इसके 4 रासायनिक गुण भी लिखिएगा और साथ में उपयोग भी आप इसके तैयार कर लेना। ठीक है, इस तरीके से देखिए 4 क्वेश्चन आपके यहां से तैयार हो जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। और एक चीज मैं आपको बताने को भूल गया कि यहां तक कि आपने जो भी क्वेश्चन देखे 4 नंबर तक, यानी कि स्टार्टिंग से लगा करके, यानी कि 50 नंबर वाले क्वेश्चंस में 1 से लगाकर 4 तक के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया अभी, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के थे
और अब 5 से लगा करके लगभग क्वेश्चन नंबर 7 तक यानी 8 तक जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सभी के सभी आपको बायो के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बायो के क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। तो यहां पर देखिएगा सभी स्टूडेंट, हमारा अगला उपखंड आ चुका है। उपखंड हमारा आ चुका है भैया खा। तो बात करेंगे भैया कि उपखंड खा में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं कि जिसने भी इस वीडियो को एकदम शुरू से लगा करके लास्ट तक देखा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भैया 70 में 70 कैसे लाना है उसकी पूरी गारंटी है कि आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि सबसे पहले जो हमारा उपखंड खा आता है इसमें कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो देखो कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो कि पूछा गया है, और बायोलॉजी का तो ये पहला क्वेश्चन है लेकिन इस पेपर का ये 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 1 नंबर में कि स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखिएगा। यानी भैया जो हमारा स्वपोषी पोषण होता है इसकी आपको परिभाषा यानी इसकी आपको डेफिनीशन लिखनी है। क्या लिखनी है? डेफिनीशन। और अगर आप डेफिनीशन लिख दोगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद फिर से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। तो लार की क्या भूमिका होती है वो आपको बताना है। इसके बाद 2 नंबर में हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और इसका कार्य लिखिए। तो सबसे पहले तंत्रिका कोशिका का जब आप चित्र बनाओगे तो 1 नंबर वहां से मिलेगा, और अगर आपने इसके कार्य लिख दिए 2 तो 1 नंबर आपको वहां से मिल जाएगा, यानी 2 नंबर आपके यहां से फिक्स हो जाएंगे। और ये 3 के 3 क्वेश्चंस सभी लोग नोट कर लेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट डाल करके अपनी कॉपी में इनके नोट्स तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए दे रखा है, और दोनों में ही लगभग 2-2 के नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे 2 क्वेश्चन आए हैं और दोनों ही क्वेश्चन हमारी 2-2 नंबर के पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनरुद्भवन और मुकुलन में 2 अंतर लिखिएगा। तो इसको आप तैयार कर लोगे कि हमारा पुनरुद्भवन क्या होता है और मुकुलन हमारा क्या होता है। इनके बीच में आपको 2 अंतर तैयार कर लेने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, चलिए आगे अगर मैं बात करता हूं, आगे आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है और ये कहां पर पाया जाता है, श्वसन की क्रिया में इसकी क्या भूमिका होती है। तो आपको 2 नंबर में इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको YouTube से इनका आंसर ढूंढ लेना है। तो ये आपको मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, आपको मैं एनालिसिस करा रहा हूं, आपको मैं चीजें बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्या करना है, केवल YouTube से या फिर चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर स्वयं से पता कर लेने हैं। और अगर आप इतना कर लेते हो ना तो गारंटी दे रहा हूं 70 में 70 आप इजिली ले आओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी कितने कितने नंबर के, 2-2 नंबर के। और अगर आप ये तीनों के तीनों क्वेश्चन निपटा दोगे ना तो 6 नंबर तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को उदाहरण देकर समझाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल के उपयोग के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावित लक्षणों को समझाइएगा। कुछ नहीं करना यहां पर आप लोगों को प्रभावी डाल करके, ठीक है, प्रभावी डाल करके इसके आपको डिफिनीशन लिखनी है यानी इसकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, और प्लस इसके आपको उदाहरण लिख देने हैं, दोनों के लिख देने हैं। तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा यहां से। ठीक है, दोनों में, प्रभावी और अप्रभावी दोनों में। ठीक है, दोनों में आपको यही करना, परिभाषा और उदाहरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जीवाश्म किसे कहते हैं। तो इसकी भी आपको परिभाषा लिखनी है। और आगे पूछा गया कि एक उदाहरण के साथ उसके महत्व को समझाइए। ठीक है, एक उदाहरण भी आपको इसका देना पड़ेगा। तो परिभाषा प्लस उदाहरण आपको देना, 2 नंबर आपको यहां से तैयार हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं, और 2 नंबर आपको यहां पर भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन थे आपके 2-2 नंबर के, जो आपको 6 नंबर देखे जाते हैं। इसके बाद देखिए अथवा में हमारा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। अथवा में क्या होता है कि आपको, मैंने स्टार्टिंग से आपको बताता चल रहा था कि पेपर में जो भी हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना उसमें अथवा से दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। अथवा मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, उन दोनों ही क्वेश्चंस में आपको डिसाइड करना है कि क्वेश्चन कौन सा तैयार आपको करना है।
तो एक तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, और एक ऐसा क्वेश्चन आता है भैया जो कि केवल आपको 1 से 1.5 लाइन का क्वेश्चन आता है और आपको केवल 6 मतलब 1.5 लाइन का क्वेश्चन केवल आता है और 6 नंबर आपका देकर जाता है। वहीं ये 3 क्वेश्चन करने के बाद आपको 6 नंबर मिलते हैं। लेकिन अथवा में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि 1.5 लाइनों का होता है, यानी 1.5 लाइनों का केवल क्वेश्चन होता है लेकिन आंसर उसका बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको 6 नंबर देके जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये छोटे से छोटे 3 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। ये छोटा से छोटा अगर आप लिख दोगे तो 6 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। अब एक बड़े से क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आपने पूरा नहीं लिखा तो आपको 6 नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि कौन सा हमारा क्वेश्चन है। तो यदि मैं बात करता हूं कि हमारे पेपर में जो हमारा 1.5 लाइनों का सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, तो देखो ऐसे तरीके से आएगा पेपर में कि वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। यानी भैया इसकी आपको डेफिनेशन यानी परिभाषा लिखनी है। यह कितने प्रकार से होता है यह आपको बताना है। नामांकित चित्र की सहायता से रंध्र के खुलने तथा बंद होने की क्रिया को समझाना है। और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन आप नहीं तैयार करके जाओगे, मैं तो ये कहूँगा ये क्वेश्चन आपको अभी के अभी वेरी इंपॉर्टेंट डाल करके बोर्ड एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट लिस्ट में शामिल कर लेना कि 2026 में देखने को मिलेगा। और ऐसा क्वेश्चन जो 2026 में छपा हुआ है पेपर में, उस क्वेश्चन को तो भैया हमको बिल्कुल तैयार करके जाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। 2026 के लिए प्रश्न आपको देखने को पेपर में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब यहां से देखिए, अब यहां से स्टार्ट होगा आपका उपखंड गा। उपखंड गा मतलब यहां से स्टार्ट होगी आपकी फिजिक्स। क्या स्टार्ट होगी? फिजिक्स। तो बात करेंगे भैया कि फिजिक्स में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब होता क्या है कि फिजिक्स में भैया आपके पेपर में डेरिवेशन आता है। ठीक है, डेरिवेशन आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, परिभाषा टाइप वाले यानी डिफिनीशन टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब ये 3 चीजें आपके पेपर में पूछी जाती हैं। तो देखो सबसे पहले यहां पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि ओम के नियम क्या होता है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग वर्णन परिपथ आरेख बनाकर दीजिए कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन होता है। यहां पर आपको परिभाषा भी देनी पड़ेगी और आपको डेरिवेशन के तहत एक चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा। तो डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन हमारा पहला वाला होता है और ये प्रश्न आपको हर साल पेपर में आता है। इसी वजह से कह रहा हूं कि जो भी प्रश्न मैंने इस मॉडल पेपर में शामिल किया हुआ है सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे आपका अथवा में एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। ये हमारा न्यूमेरिकल है तो इसको नोट कर लेना आप लोग। हाँ, न्यूमेरिकल में हमसे कह रहा है कि लोहे के एक तार की लंबाई L1 है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, वह प्रतिरोध हमारा 5 ओम है। यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई दोगुना कर दी जाए तो जिससे आयतन में कोई भी अंतर ना हो तो उन्हें तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो नए तार के प्रतिरोध की, तो आपको नए तार के प्रतिरोध की गणना करनी है। इसको नोट कर लो। और आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि एक ये आपका न्यूमेरिकल है और आप लोगों का यहाँ पर एक कह सकते हो कि परिभाषा टाइप वाला क्वेश्चन है। तो अथवा में आपको ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। हालांकि करना आपको पेपर में केवल एक ही क्वेश्चन है लेकिन तैयार आपको दोनों कर लेने हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं आगे, देखो 6 नंबर में तो हमारा एक ये परिभाषा नहीं डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है। कैसा है भैया? ये हमारा एक डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप तैयार कर लोगे। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं तैयार करना तो माय डियर सॉरी, ये हमारा डेरिवेशन टाइप नहीं, ये हमारा न्यूमेरिकल है। ये हमारा न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। सेल के सिरों के बीच वोल्टता का भी मान ज्ञात कीजिए। यानी यहां पर आपको धारा I की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, और V की वैल्यू यानी विभवांतर की वैल्यू ज्ञात करनी है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे ज्ञात करोगे। देखो यहां पर आपको इस टाइप का एक न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा। आपको बहुत सारे प्रतिरोध दे देगा और आपसे कहेगा कि इसमें आपको I यानी धारा का मान बताइए, V यानी वोल्टता बताइए। तो सबसे पहली तो बात होती है कि कंडीशन ये होती है कि क्वेश्चन आपको पढ़ लेना अच्छे से, क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो कुल धारा है उसका मान ज्ञात कीजिए और प्रत्येक सिरों के बीच में, किसके? प्रत्येक सिरों के बीच में V हमारा कितना होगा वो आपको बताना है। यानी प्रत्येक सिरों से मतलब है कि हर एक प्रतिरोध के लिए विभवांतर हमारा क्या रहने वाला है, आपको वो बताना है। तो इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को। इसके बाद ये डेरिवेशन टाइप हमारा क्वेश्चन अगला देखिए है, इसको आपको तैयार कर लेना है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है।
और इस तरीके से देखिए आज की इस क्लास के अंदर हमने विज्ञान के मॉडल पेपर को कंप्लीट डिस्कस किया। और जिसने भी इस क्लास को एकदम अंत तक देखा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बोर्ड परीक्षा में वो इजिली स्टूडेंट 70 में 70 नंबर ला सकता है। ठीक है, और मिलेंगे भैया नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ ये क्लास सभी को पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।